हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारा स्टैंडर्ड 12 में 11 नंबर का चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चल रहा है। उसका एक लेक्चर आगे चला गया है, उसमें 8 थियरी ली थी हमने। आज बाकी की चैप्टर की जितनी भी बाकी है वो आज हम सब खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो, ले सकते हो। ओके। दूसरी बात, इसके आगे का पीरियड आपको देखना है, आगे के वीडियो देखने हैं तो वो भी सब मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। पहली वाली थियरी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आईएमपी लिख दिया है, बहुत बार आ गई है एग्जाम में। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी घटेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। क्या बोला मैंने? कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरी, सैचुरेशन करंट है वो तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। Saturation current is directly proportional to the intensity of the incident light. चौथा नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस यानी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम प्रोसेस अगर अचानक हो जाती है, ओके, इंस्टेंट यानी विदाउट वेस्ट द टाइम, अगर कोई प्रोसेस शुरू हो जाती है, ओके, तो उसे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्यों? विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग नियरली इक्वल टू 10⁹ सेकंड और लेस, इतनी सेकंड में या उससे कम सेकंड में वो क्रिएट हो जाती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो जाता है। इवन व्हेन इंसिडेंट लाइट इज वेरी वेरी डीम, लाइट भले ही कितनी भी डीम हो, ओके, तो भी वो एट अ टाइम यानी 10⁹ जितनी सेकंड क्या है उससे भी कम सेकंड में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो आपको ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन वेव थियरी ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आईएमपी लिख दिया। यही क्वेश्चन दूसरी तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सो दैट वेव थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन fundamental characteristics of photoelectric effect, so that wave theory cannot explain fundamental characteristics of photoelectric effect। वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। और अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऐसा बोला जाता है कि सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली रेडिएंट एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतनी ही एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। एब्जॉर्ब एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर कोई डिपेंडेंट रखती नहीं है। द एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज वेरी स्मॉल।
पर इलेक्ट्रॉन और पर यूनिट टाइम जो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम होती है. सो इट कैन टेक आवर्स और मोर. सो बहुत स्मॉल होती है. ओके, सो इट कैन टेक आवर्स और मोर फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल. सिंगल इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी उसे चाहिए, ये तो बहुत स्मॉल होती है, उसे जितनी चाहिए उसके लिए उनको आवर्स या उससे भी ज्यादा टाइम की देर लगती है. ओके, अगर ऐसा होता है तो वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कैसे हुई? हमने अगली थियरी में पढ़ा कि ये तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. यहाँ तो बोलते हैं कि आवर्स या उससे भी ज्यादा टाइम लगता है. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन यानी ये गलत हो गया. गलत हो गया तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही थी ना, आगे हमने पढ़ी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वही लिखा है which is contrast to that the photoelectric emission is instantaneous. So wave theory cannot explain fundamental characteristic of photoelectric effect. क्लियर हो गया? चलो उसके बाद डिस्कस अबाउट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे कि सभी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, तो लेकिन ये 1 by 1 ऑल्टरनेट आ सकती है और बहुत एग्जाम में आ चुकी है, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, और मैं नहीं बोलूंगा और आ जाएगी. आपने उसके ऊपर अच्छा कंसंट्रेशन दिया तो आपके मार्क्स जाएंगे. तो जो आती है और कंटिन्यू इंपॉर्टेंट थियरी आती है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा. ओके, डिस्कस अबाउट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. रेडिएशन एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट में बटी हुई होती है, उसको कंबाइन करो तो रेडिएशन एनर्जी बनती है. रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, सो इट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन. उसको क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं. एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब क्वांटम ऑफ एनर्जी. क्वांटम ऑफ एनर्जी को एच न्यू बोलते हैं. एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एंड इट इज एमिटेड विथ के मैक्सिमम. ये क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एच न्यू जितनी क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो के मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होते हैं, वेयर के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 50. ये इक्वेशन, यही जो हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा वही मैथमेटिकल फॉर्म में है, और ये जो इक्वेशन है उसको ही हम क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. देखो वही लिखा है, विच इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब देखो इस इक्वेशन में जो के मैक्सिमम है न्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो के मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. ओके, अब देखो यहां पर ये ब्लू लाइन के साथ ये ब्लू लाइन ले देते हैं. 50 है. अच्छा देखो, ये जो 50 होता है वो एच न्यू जीरो, 50 की फॉर्मूला है एच न्यू जीरो. तो 50 न्यू जीरो के साथ, न्यू जीरो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और 50 यानी वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन न्यू जीरो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. देखो न्यू जीरो 50 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू जीरो. और ये V0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब देखो ये हम आगे पढ़ चुके हैं, के मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0. तो ये इसकी जगह के मैक्सिमम की जगह EV0 रखो. EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 50. अब बोल सकते हैं कि V0 न्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो देखो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो इंटेंसिटी होती है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं? तो नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी भी एनर्जी, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ओके, जितनी भी नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा है वो इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं. हियर के मैक्सिमम मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी के मैक्सिमम की वैल्यू नेगेटिव होनी नहीं चाहिए. ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में थी. चलो उसके बाद गिव टू प्रूफ, प्रूफ यानी एविडेंस, गिव टू प्रूफ फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. अब देखो यहां पर जो लाइट क्वांटम है
वो मोमेंटम के साथ कनेक्टेड होता है। उसका रिलेशन किसके साथ होता है? मोमेंटम के साथ। और मोमेंटम किसके साथ को एसोसिएटेड होता है? पार्टिकल से साथ। जो पार्टिकल नेचर कंटेन करते हैं ना, उसी को मोमेंटम होता है। और यहाँ क्या लिखा है? लाइट क्वांटम कैन बी एसोसिएटेड विद द मोमेंटम। अब देखो, लाइट क्वांटम मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है, और मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का। यानी इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उसको पार्टिकल नेचर है। ओके। दूसरा प्रूफ, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्सेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमें एक्सरे क्या है? वो लाइट है। ओके। उसका स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। तो इसमें भी क्या है? पार्टिकल नेचर हुआ। तो ये दो प्रूफ है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लाइट को पार्टिकल नेचर भी होता है। ओके। इसके बाद राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। हमने आज जो पहली थियरी ली ना, वो भी कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थी। पहली थियरी थी वो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी। ये जो थियरी है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये भी देखो, मैंने आईएमपी लिखा है। तो इसमें आपको ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है, कांटेक्ट में आता है, तो रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटोन। एट दैट टाइम, उसी समय पर जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह वर्क करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ईच फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और उसका मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी। यहाँ एच न्यू तो है, सी से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम हो गया। फोटोन एनर्जी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट नहीं है, किसके साथ? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के साथ। जो फोटोन एनर्जी है उसको इंटेंसिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की कोई इफेक्ट होती नहीं है। इन अ फोटोन पार्टिकल इन अ फोटोन पार्टिकल कोलाइजन। जब फोटोन पार्टिकल कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, तब टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तब टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। ओके। यानी नई एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इन शॉर्ट उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वैसे ही मोमेंटम में। ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। उसके बाद एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर यानी उसको वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। कैसे? तो इसके बारे में लिखना है। ऑप्टिकल फेनोमेना लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। अगर ये सब फेनोमेना हमें एक्सप्लेन करनी है, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन लाइट की, तो हमें उसका वेव नेचर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट अगर हमें समझनी है, तो हमें उसका पार्टिकल नेचर का यूज करना पड़ेगा। द गेट अब इसके एग्जांपल लेते हैं। गैदरिंग एंड फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइट बाय अवर आई लेंस। अपनी जो आई लेंस है वो जो लाइट है उसको फोकसिंग भी कर सकती है, गैदरिंग भी करती है। तो ये जो है फेनोमेना, उसको हमें समझना है, तो हमें वेव पिक्चर यानी वेव नेचर का यूज करना पड़ेगा। और द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द रॉड्स एंड कोन्स। हमारी जो आइस होती है उसमें स्मॉल स्मॉल साइड में जो वेन्स होती है ना, उसको हम रॉड्स और कोन्स बोलते हैं। और ये रॉड्स और कोन्स होती है ना, वो लाइट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और इसको हमें एक्सप्लेन करना है ना, तो हमें पार्टिकल नेचर का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट पजेस ड्यूअल नेचर। लाइट पजेसिस ड्यूअल नेचर। ओके। चलो उसके बाद डिस्कस अबाउट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस एंड इट्स इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो सर ने लिख दिया है। तो आपको ये डिस्कस, ये हमारी लास्ट थियरी है, डिस्कस अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, तो देखो उसने बोल्ड हाइपोथेसिस दी एक, देखो लुइस विक्टर डी ब्रोगली पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट, उसने कौन सी हाइपोथेसिस रखी, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है मैटर का, वो वेव डिस्प्ले करता है, लाइक प्रॉपर्टी अंडर सुटेबल कंडीशन, हर बार नहीं, कोई सुटेबल कंडीशन है तो तब जो पार्टिकल, जो मैटर का मूविंग पार्टिकल है, वो एज अ वेव एक्ट करता है, वर्क करता है। डी ब्रोगली proposed that the wavelength lambda associated a particle of momentum p, अगर कोई पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है, ओके, और वेवलेंथ लैम्बडा है, तो उसकी लैम्बडा की फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी यानी मोमेंटम, मोमेंटम की फॉर्मूला एम बी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एम एच अपॉन एम बी, वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, v यानी स्पीड, विच इज कॉल्ड डी ब्रोगलीस इक्वेशन। अब देखो यहां लैम्बडा और मास दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में, यानी मास ज्यादा तो लैम्बडा कम, मास कम तो लैम्बडा ज्यादा, तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एम, यानी लैम्बडा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम, सो लैम्बडा इज स्मॉलर फॉर हेवियर पार्टिकल, पार्टिकल हेवियर होगा तो उसके लिए लैम्बडा डाउन हो, कम होगा, और ये हेवियर नहीं होगा यानी लाइट वेट होगा तो लैम्बडा उसका ज्यादा होगा। ओके, तो ये सब थियरी, यहां हमारी पूरी चैप्टर की थियरी खत्म हुई। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एग्जांपल लेंगे। मैंने पहले बोला वैसे ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय सी यू।